ओके स्टूडेंट, अब हमारा जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। कि भाई सब्सटेंसेस कितने तरह के होते हैं नेचर वाइज ऑन द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। अगर हम इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के बारे में बात करें तो सब्सटेंसेस को आप कहते हो कि दे आर ऑफ टू टाइप, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है दोनों की। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर वो होते हैं विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो आप बड़े आराम से समझ सकते हो। इंसुलेटर तो बिल्कुल इसका अपोजिट है। इंसुलेटर्स आर दोज विच डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम कंडक्ट वर्ड की बात करते हैं तो कंडक्ट का मतलब सीधा मतलब ये है कि जिनके अंदर से चार्ज बड़े आसानी से फ्लो होता है। और बेटे कंडक्ट वर्ड को एक और थोड़ा सा अगर आप थोड़ा और अच्छे तरीके से समझो तो आप ये कह सकते हो कि जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या जब आप फील्ड लगाते हो तो जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से बन जाते हैं उसको हम कहते हैं दे आर इजीली कंडक्ट। और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन पाते दे आर सेड टू बी डज नॉट कंडक्ट। ओके, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं? तो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन देखो, हर एक एटम के अंदर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप हम सभी जानते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको फ्री करना आसान है, लेकिन हर एटम के इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए। जिन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, आयनाइज करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, इसका मतलब वो इजी टू फ्री है। और जो इजी टू फ्री होते हैं वो कंडक्टिंग बिहेवियर शो करते हैं। जैसे मेटल्स हैं, आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं वो कंडक्टिविटी को इंडिकेट नहीं करता, बल्कि जिन कंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना आसान होता है वो कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है। तो कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की जरूरत है, ना कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में ज्यादा होने की। तो इंसुलेटर में जो आसानी से फ्री ना हो सके, आसानी से अलग ना किए जा सके। कंडक्टर के एग्जांपल आप जानते हो, मेटल्स हैं, मेटल्स आर द एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स। ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर का एग्जांपल है। ओके, इंसुलेटर के तो बहुत सारे एग्जांपल आप जानते हो। मैं बहुत मोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं तो प्लास्टिक है, रबड़ है, ये सब कुछ आपके रबड़ एटसेट्रा, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर्स। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर्स की, सो इन दैट केस इंसुलेटर अपने आप में एक और कैटेगरी में स्पेसिफाई होता है। तो जो इंसुलेटर्स होते हैं दे आर फर्दर स्पेसिफाइड इनटू टू कैटेगरी, यू कैन से इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स। आप इंसुलेटर को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। वन इज अगेन टर्म्ड एज इंसुलेटर, द अदर इज टर्म्ड एज डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेटर तो मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं। सो नाउ व्हाट अबाउट द डाइलेक्ट्रिक्स? देखो बेटा, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं इसको थोड़ा समझने वाली बात है। अगर मैं ये कहूं कि डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को ट्रांसमिट करते हैं, विच ट्रांसमिट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट कंडक्टिंग इटसेल्फ। मतलब क्या है कि इसमें आयन फॉर्मेशंस नहीं होते और इलेक्ट्रिक फील्ड एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाती है। तो डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, वो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं होने देता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा देता है। अभी हम बात भी करेंगे कैसे पहुंचता है। तो डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं बेटा। वन इज कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, द अदर इज कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब इन दोनों में डिफरेंस है। अब देखो, पहले डाइलेक्ट्रिक्स को मैं आपको थोड़ा पोलर और नॉन पोलर को एक एग्जांपल से समझाऊं। हम लोग केमिस्ट्री में एक वर्ड पढ़ते हैं HCl, और आप कहते हो कि भाई H पर एक डेल्टा पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाता है, ये डेल्टा नेगेटिव आयन हो जाता है। सो देयर यू सेड इट, दे आर द पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जब आप पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो रहे हैं, तो इनको पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यही डेफिनेशन है बेटा नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही लोकेशन पर होते हैं। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज।
जबकि पोलर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे होते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको थोड़ा ध्यान से समझोगे, इन दोनों को ध्यान से समझो तो आपको समझ में आएगा। जब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज से सेपरेट हो जाता है तो वो एक डाइपोल बना लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर एक इंडिविजुअल एटम एक डाइपोल की तरह काम करता है, और अगर ये एक डाइपोल की तरह काम करता है तो इसका अपना एक डाइपोल मोमेंट भी होगा। इट मस्ट हैव अ डाइपोल मोमेंट, इट मस्ट हैव अ डाइपोल मोमेंट। जबकि यहां पर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल डाइपोल की तरह काम नहीं करेगा, और जब ये डाइपोल की तरह काम नहीं करेगा तो इसका डाइपोल मोमेंट भी नहीं होगा, डू नॉट हैव एनी डाइपोल मोमेंट। तो यहां तो बात क्लियर हो गई कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका तो अपना कोई डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल अगर आप देखो तो दे आर H2, N2, O2, ये जो गैसेज हैं आमतौर पर दे आर सेड टू बी द पोलर मॉलिक्यूल्स, ओके। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और जो पोलर मॉलिक्यूल्स है इसका एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था लाइक HCl, इस तरह के जो मटेरियल हैं वो दे आर सेड टू बी पोलर मॉलिक्यूल। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं, यहां पर एक एटम डाइपोल की तरह काम नहीं करता तो इसलिए डाइपोल मोमेंट नहीं होता, और नेट डाइपोल मोमेंट यानी कि पूरे सब्सटेंस का जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो रहता है। ये बात कर रहा हूं मैं इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, इन द अब्सेंस ऑफ ई। अब यहां देखो हर एक एटम एक डाइपोल की तरह काम कर रहा है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट यहां भी जीरो आता है, नेट वैल्यू ऑफ पी यहां भी क्या आती है, जीरो आती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण होता है बिकॉज ऑफ द रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ द वेरियस एटम। जैसे मान लो आप 10 एटम है तो कोई एटम ऐसे पड़ा है, कोई एटम ऐसे पड़ा है, कोई एटम ऐसे पड़ा है, किसी की कोई डायरेक्शन है, ठीक है ना। इस तरीके से रैंडम ओरिएंटेशन होती है आइटम की। और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, बीइंग ए वेक्टर क्वांटिटी तो इट शोज अ जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये एक जीरो रिजल्टेंट वेक्टर शो करता है, यानी कि जीरो डाइपोल मोमेंट शो करता है। रिमेंबर इट, फाइनल सिचुएशन चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, दोनों की ये होती है कि नेट डाइपोल मोमेंट दोनों ही केस में जीरो होता है, ओके। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे बिहेवियर कि एक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम रखते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है, और जब हम डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है। सो लेट्स सी द सिचुएशन। तो अब हमारा टॉपिक है बिहेवियर ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर। तो बड़े ध्यान से समझना है, बहुत आराम से समझना है इस बात को कि कंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है जब हम उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। मान लो ये आपने एक फील्ड लगा रखी, ये प्लेट लगा रखी है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये हो गई ई नॉट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने लगाया है। अब आप इसके अंदर क्या करते हो, एक कंडक्टर रखते हो। अब देखो क्या हुआ, आप जानते हो कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से बनता है। जैसे आप इस कंडक्टर को फील्ड में रखते हैं तो इस कंडक्टर के एटम्स आयनाइज हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे स्टार्ट्स कलेक्टिंग नियर दिस एंड, जबकि जो पॉजिटिव आयन है दे स्टार्ट्स कलेक्टिंग टू द नियर टू द पॉजिटिव नियर टू द नेगेटिव प्लेट। इस तरीके से क्या होता है कि आप अगर ध्यान से देखो तो अंदर इनसाइड द कंडक्टर एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस हो जाते हैं अपोजिट एंड पर, और अंदर की तरफ एक नया फील्ड डेवलप हो जाता है। इसे मैं सिंबॉलिकली कुछ भी नाम दे दूं, लेट इट विल बी ई या ईपी सिंबल दे रहा हूं बेटा मैं इसे, लेट इट विल बी ईपी, ओके। तो ईपी यहाँ कोई स्टैंड नहीं करता, इट्स जस्ट सिंबल कि भाई यहाँ अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है। होता क्या, मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे आप इस कंडक्टर को इस फील्ड के अंदर रखते हो तो कंडक्टर के एटम आयनाइज हो जाते हैं, और आयनाइज होने से इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और पॉजिटिव आयन नेगेटिव प्लेट। ये तो बात समझ में आती है ना, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से आप देखो कंडक्टर के अंदर दो फील्ड काम करने लगी, एक जो आपने अप्लाई की थी, दूसरा जो अंदर पैदा हो गया।
तो जो टोटल फील्ड इनसाइड द कंडक्टर पैदा हुई दैट कम्स आउट टू बी E इक्वल टू, इसे मैं E बोल देता हूं जो इसके अंदर फील्ड है, E इज इक्वल टू E नोट माइनस EP, और कंडक्टर के अंदर E नोट की वैल्यू EP के बराबर होती है, यानी कि जो फील्ड यहाँ डेवलप हो रही है ये E नोट, ये किसके बराबर हो गया, EP के बराबर हो गया। E नोट इज इक्वल टू EP, सो द नेट वैल्यू कम्स आउट टू बी 0। इट मीन्स इनसाइड द कंडक्टर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी 0। बहुत सिंपल वे में समझो बेटा, इसका सीधा मतलब ये है कि जब एक कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होकर 0 हो जाती है। तो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर रिड्यूसेस टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर रिड्यूस होकर क्या हो जाता है, 0। तो पहला पॉइंट हुआ नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। नाउ द पॉइंट नंबर 2, व्हाट हैपेंड टू द चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आप जानते हो E डॉट ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो जब E इनसाइड द कंडक्टर 0 हो गया है, E इनसाइड द कंडक्टर 0 हो गया, E 0 हो गया, तो Q आल्सो कम्स आउट टू बी 0। इसका मतलब ये बड़ा सिंपल हो गया कि जैसे ही हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, उसके अंदर चार्ज भी 0 हो जाता है। तीसरा पॉइंट, अब बेटा चार्ज 0 है तो अगर आप इस कंडक्टर को चार्ज देते हो तो कहां जाएगा, सो द चार्ज विल लाई ऑन आउटर सरफेस, चार्ज विल लाई ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। आउटर सरफेस, कंडक्टर के बाहर वाले सरफेस पे चार्ज चला जाता है। जैसे ये कंडक्टर है, आपने इसको चार्ज दिया पॉजिटिव चार्ज, तो इसके बाहर वाले सरफेस पे ट्रांसफर हो जाता है, ऐसे अंदर कोई चार्ज नहीं रहता, ध्यान रखना इस तरीके से। नाउ द पॉइंट नंबर 4, पोटेंशियल। चौथा पॉइंट कि भाई पोटेंशियल, व्हाट हैपेंड टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप देखो, आप जानते हो E इक्वल टू होता है माइनस dV बाई dr। अब E की वैल्यू 0 है इनसाइड द कंडक्टर, सो dV बाई dr कम्स आउट टू बी 0, दैट इज V इज कांस्टेंट। सो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल जो है वो इनसाइड एंड एट द सरफेस, इनसाइड एंड एट द सरफेस वो कांस्टेंट हो जाता है। तो बेटा मैं इन चारों रिजल्ट को आपके लिए समराइज करूं तो रिजल्ट ये है कि जैसे आप कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, नंबर 2 उसके अंदर चार्ज 0 हो जाता है, नंबर 3 चार्ज उसके आउटर सरफेस पे चला जाता है, नंबर 4 पोटेंशियल इनसाइड और सरफेस पे कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब एक तरीके से कंडक्टर जो है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करता है। और अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करता है तो व्हाट हैपेंड टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E बिकम्स परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, E बिकम परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। E जो है वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर हो जाती है। सो दीज आर सर्टेन मेन पॉइंट। जब आप एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उस कंडक्टर में ये सारी चीजें अपना रोल प्ले करना शुरू कर देती हैं। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रहता, सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे चला जाता है, पोटेंशियल की वैल्यू सेंटर से लेकर सरफेस तक कांस्टेंट रहती है। एक लाइन में बोलो तो एक कंडक्टिंग सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करने लगता है। और लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के परपेंडिकुलर हो जाती है। सो नाउ आई एम डिस्कसिंग यू द बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नाउ बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर। मैंने आपके लिए स्क्रीन पर एक डायग्राम बनाया है, वही एक फील्ड लगा दिया आपने, 2 प्लेट हैं जिसमें फील्ड की डायरेक्शन हो गई E नोट, तो E नोट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगा दिया। जब आप इस डाइलेक्ट्रिक को अंदर रखते हो, देखो अभी मैं बात करता हूँ, सपोज करो मेरे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, जैसे ही इसे फील्ड के अंदर रखते हो तो क्या होगा, कंडक्टर में और इसमें डिफरेंस समझिए आप। कंडक्टर में तो क्या होता था, जैसे ही फील्ड के अंदर आप कंडक्टर को रखते थे तो उसके अंदर एटम टूट जाते थे और इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव आयन से अलग हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से अलग नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये इंसुलेटर्स होते हैं डाइलेक्ट्रिक्स, तो इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन को फ्री करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है।
लेकिन क्योंकि आपने फोर्सेस तो लगा ही रखी हैं, जब आपने फोर्स लगा रखी हैं तो यहाँ पर एटम स्ट्रेच होते हैं, एक रबड़ की तरह से स्ट्रेच होते हैं, ऐसे हो जाते हैं। जैसे मैंने ये सर्कल, ये एक एटम मैं शो कर रहा हूँ, उसका नेगेटिव पार्ट जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाता है और पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव प्लेट की तरफ। ऐसे दूसरा एटम है, ऐसे तीसरा भी हो सकता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव। इस तरीके से सभी एटम्स जो हैं वो आपस में अपने आप स्ट्रेच होने लगते हैं, स्ट्रेच लाइक अ रबड़। तो मैं इस डायग्राम को आपके लिए कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका एटम, सारा एटम जो है वो स्ट्रेच हो जाता है। ये देखो, मैं थोड़ा सा बड़ा अगर दिखाऊं आपको तो ये कुछ ऐसे होता है, ये एटम है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये जो सर्कल मैंने आपके लिए दिखा रखे हैं ये कुछ इस तरीके से सभी एटम्स बिहेव करेंगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बड़े डायग्राम में दिखा दिया है। तो अब देखिए क्या होगा, स्ट्रेचिंग हो जाती है बेटा। अब इस बात को थोड़ा डीपली समझिए, व्हाट इज कंप्लीटिंग हेयर, होता क्या है बेसिकली। देखो, अगर ये डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो इन दैट केस सभी एटम स्ट्रेच होते हैं और एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये पोलर हैं तो क्या होता है, देखो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में स्ट्रेचिंग ऑफ एटम तो ऑलरेडी होती है। तो जैसे आप उन्हें फील्ड में रखते हो तो वो एटम एक डायरेक्शन में अलाइन कर जाते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यानी कि अल्टीमेटली क्या होता है, चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, फील्ड में रखते ही वो सभी बिल्कुल इसी तरीके से अलाइन करते हैं, जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा है। नॉन पोलर तो क्या होते हैं, पहले स्ट्रेच हो जाते हैं और स्ट्रेच होने के बाद अलाइन करते हैं, जबकि पोलर मॉलिक्यूल ऑलरेडी स्ट्रेच होते हैं तो वो सिर्फ अलाइनमेंट शो करते हैं। यानी कि फाइनल अलाइनमेंट पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का बिल्कुल एक जैसा होता है। अब थोड़ा आगे समझिए। अब मैं एक ये डॉटेड लाइन आपको दिखा रहा हूँ बेटा। अगर इस डॉटेड लाइन को देखो तो आपको समझ में आएगा कि एक एटम का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के नजदीक पहुंचने लगा है। सो दे विल कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। बहुत मोटे तौर पे समझिए, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। और हमारा सिस्टम कुछ ऐसे बिहेव करता है जैसे फिर से एक तरह से इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठे हो गए हो और इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ इकट्ठे हो गए, इफेक्टिव नेगेटिव इधर और इफेक्टिव पॉजिटिव इधर। तो बिल्कुल वैसी ही सेटअप तैयार हो जाती है जैसी आपकी कंडक्टर में थी। फर्क ये था, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से अलग हो जाते थे, लेकिन यहाँ एक तरह से इफेक्ट शुरू हो गया। तो यहाँ भी फिर उसी तरीके से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। इस फील्ड की डायरेक्शन देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, और इस फील्ड को मैं ईपी कह लेता हूँ, लेट इट विल बी ईपी। ये हो गई आपकी पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। इस पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके अप्लाइड इलेक्ट्रिक, इसको पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर हम इसे पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। वी कैन से पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड। ध्यान रखना बेटा, जब आप फील्ड लगाते हो और एक डाइलेक्ट्रिक के एटम स्ट्रेच हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज सेड टू बी डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ओके, दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो कंडक्टर के केस में उस फील्ड को पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलते, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के केस में इस फील्ड को पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। यहां भी देखो, आपको समझ में आएगा कि जो दो फील्ड यहां काम करने लगी हैं, एक जो आपने अप्लाई की है, दूसरी जो अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो गई। सो नेट फील्ड कितनी हो गई यहाँ पे, फिर से अगर आप देखो तो नेट फील्ड आ जाएगी E इक्वल टू ई नोट माइनस ईपी। ई नोट माइनस ईपी। क्यों आ गई ई नोट माइनस ईपी, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। दो फील्ड काम कर रही हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेट फील्ड आ गई। इस फील्ड को कहते हैं रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस केस में ईपी की वैल्यू ई नोट के बराबर नहीं होगी, इसलिए ई की वैल्यू यहाँ जीरो नहीं होगी, जबकि कंडक्टर के केस में ये वैल्यू जीरो हो जाती थी, बट हेयर ई इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो द अल्टीमेट सिचुएशन इज दैट जब आप एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, बल्कि दैट विल बिकम्स इक्वल टू ई, वेयर ई इक्वल टू ई नोट माइनस ईपी। और जो यहाँ ईपी है इसे पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है बेटा P बाय एप्सिलॉन नॉट। P बाय एप्सिलॉन। सो व्हाट इज P हियर? तो P अगर मैं मैथमेटिकली आपको डिफाइन करके दूं, P को पोलराइजेशन कहते हैं। P इज कॉल्ड पोलराइजेशन
और इसकी जो डेफिनेशन है पोलराइजेशन की, दैट इज टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है, देखो टोटल डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है, यार देखो कितने सारे एटम हैं, सारे एटम एक एक डाइपोल बनाएंगे तो उन सबका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा उसको इस डाइलेक्ट्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ई पी इज इक्वल टू पी वाई एप्सिलॉन नॉट, और पी होता है बेटा टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और मैथमेटिकली अगर आप पी को समझो ना तो ये वैल्यू सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होती है। P इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये तो आपके लिए एडिशनल पॉइंट हो गया कि ये जो पोलराइजेशन है या पोलराइजेशन डेंसिटी भी हम इसे बोल देते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी भी हम इसे बोल देते हैं, ये होता है आपका EP। तो कुल मिलाकर ये हुआ, देखो कंडक्टर को फील्ड में रखते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो हो जाता है तो यहाँ चार्ज तो जीरो होगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। इस तरीके से आप वेरियस फैक्टर्स को यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन ई के टर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं, वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। K कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ applied electric field to the reduced value of electric field. K is also defined as E naught by E। ये डेफिनेशन भी आप ध्यान रखिएगा बेटा। So one more term is there डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बेटा ये एक वर्ड और है जो मैं आपको चाहता हूं कि यहाँ पर एक्सप्लेन करूं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जरा ध्यान से देखना इस वर्ड को। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, आपने देखा है यहाँ पर देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा, इसको समझिए। अभी हमने ये पढ़ा कि जब हम एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसका एटम स्ट्रेच होने लगता है। जस्ट थिंक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा दोगे तो क्या होगा, सो आंसर कम्स आउट टू बी एटम और ज़्यादा स्ट्रेच होगा, और ज़्यादा बढ़ा दोगे एटम और ज़्यादा स्ट्रेच होने लगेगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर वो एटम टूट सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है ये एक तरीके से वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप अप्लाई करते हो, राइट, विच कैन बी टॉलरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स ब्रेकडाउन। जो एक डाइलेक्ट्रिक टॉलरेट कर सकता है विदाउट ब्रेकडाउन। अगर आप इससे ज्यादा फील्ड लगाओगे तो आपका डाइलेक्ट्रिक टूट जाएगा, उसके एटम्स टूट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि एक तरीके से आपका डाइलेक्ट्रिक ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो सेफ्टी पर्पज के लिए हम 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही हम कहीं पर भी अप्लाई करते हैं। 10% ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यह है कि कभी कोई न्यूमेरिकल आपको मिलता है उसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको दे रखी हो और एग्जामिनर आपको ये कहते हैं कि भाई आपने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करना है, तो आप उस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का 10% लोगे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट वही इलेक्ट्रिक फील्ड वाली होती है बेटा, न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर, राइट। मान लो मैं कहता हूँ कि एक मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 100 वोल्ट पर मीटर है, तो आप कितना फील्ड लगाओगे वहां पर, तो आंसर है 10% ऑफ इट, 10% ऑफ इट, यानी कि 10 वोल्ट पर मीटर आप फील्ड यहाँ से अप्लाई करोगे। दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट। ओके, दिस इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। चलिए बाकी बातें फिर नए लेक्चर में करेंगे।